नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2017। आइए शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पंजाब में 17 और गोवा में 29 नामों का ऐलान। अमृतसर लोकसभा सीट से राजेंद्र मोहन चीना होंगे प्रत्याशी। बिना शर्त कांग्रेस में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का बयान, अमृतसर पूर्व से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर रहस्य बरकरार। राहुल गांधी ने कहा मजेदार होगा चुनाव। साक्षी महाराज और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीएसपी पहुंची चुनाव आयोग। उत्तराखंड में प्रचार के लिए पार्टियों का सोशल मीडिया पर जोर। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप से प्रचार तेज। युवा वोटरों पर नजर। बीजेपी ने पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पंजाब के लिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जबकि गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पंजाब और गोवा में एक दौर में 4 फरवरी को मतदान होना है। 4 फरवरी को ही अमृतसर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए पार्टी ने राजेंद्र मोहन चीना को उतारने का फैसला लिया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल रात बैठक हुई थी। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के दूसरे सदस्य शामिल थे। बीजेपी को पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, जबकि बाकी सीटों पर सहयोगी अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारेगी। और आइए हम सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का। प्रणव, पहली लिस्ट जारी हुई है, क्या खास दिख रहा है इसमें? देखिए, ये जो पहली लिस्ट है, खासतौर पर जो पंजाब की लिस्ट है, इसमें 30 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है गठबंधन में अकाली दल के साथ। उसमें से 17 सीटों की घोषणा हुई है, लेकिन जो 6 सीटें जिनके नामों की घोषणा नहीं हुई है, उनमें कई मंत्री हैं गठबंधन सरकार में, जो मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं, उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। तो ये अपने संपर्क टूट गया है। प्रणव से हम ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 4 फरवरी को एक ही दौर में पंजाब और गोवा दोनों ही जगह मतदान होना है। फिलहाल पंजाब के लिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जबकि गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में 117 सीटों में से 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं बीजेपी को, जिनमें से 17 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। प्रणव गोस्वामी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रणव, बताइए। जी देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात है, खासतौर पर जब पंजाब के लिए बीजेपी ने अपने 17 नामों की सूची जारी की है उम्मीदवारों की, उसमें जो 6 सीटें जिनके नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, वो ऐसे नाम हैं जिनमें की मंत्री जो गठबंधन से बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं पंजाब में, उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। तो ये अपने आप में इसलिए दिलचस्प है कि क्या बीजेपी अपने जो मंत्री हैं, जो मौजूदा सरकार में मंत्री रहे हैं बीजेपी के, क्या उनके कामकाज से पार्टी खुश नहीं है, उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इस लिस्ट में। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि वो जल्द ही बाकी 6 सीटों के नामों की भी घोषणा कर देगी, लेकिन क्या वो नाम वो होंगे जो कि मंत्री फिलहाल अकाली बीजेपी गठबंधन में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। और जहां तक गोवा की बात है, गोवा में ज्यादा विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 19 सिटिंग एमएलए हैं फिलहाल, उनमें से 18 को पार्टी ने रिपीट किया है, और 19 में जो एक है वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही उनके टिकट को फिलहाल डिनाई किया गया है। और बाकी जो 29 जो सीटें हैं वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। बची हुई जो सीटें हैं 11, उस पर भी पार्टी कहना जल्द घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम सबको पता है कि गोवा में पार्टी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, और वो किसी भी स्थानीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, जैसे कि पूर्व के चुनाव में हुआ था। बिल्कुल, तो बीजेपी ने 29 नामों का ऐलान गोवा के लिए किया है, और जैसा प्रणव हमें बता रहे हैं, कुछ नामों को लेकर संशय, आशंका, उनके नामों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि पंजाब के लिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने।
एक ही दौर में 4 फरवरी को मतदान पंजाब और गोवा में। हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ चुनाव में प्रत्याशी जो हमारे हैं उनको हम जो अच्छे प्रत्याशी चुनाव की दृष्टि से हमारे इसमें भाग लेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही पार्टी में बिना शर्त शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी उपाध्यक्ष उचित समय पर करेंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धू अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अमरिंदर सिंह ने बयान जारी करके कहा कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण उनकी पार्टी में शामिल होने में देरी हो रही है, जिन्हें वो चुनाव में उतरने से पहले पूरा कर लेना चाहते हैं। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं। चुनाव आयोग ने पहले दिन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने कई शिकायतें रखी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ताधारी अकाली दल ने चुनाव आयोग से भगवंत मान की शिकायत की। अकाली दल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने लोगों को अकाली नेताओं पर हमले के लिए उकसाया। पार्टी ने आयोग को इस मामले में एक वीडियो क्लिप भी सौंपी है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी आयोग से राज्य सरकार के उस फैसले से जुड़े नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें सरकार ने सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। आयोग आज जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा। भगवंत मान जो सभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि अब हमारे अकालियों के डले मारो, अब डलों की ब्लैक होगी, अब जो को मांगने जाएगा तो उसको ये बोलेगा कि मेरे पास तो डले कम हैं, मेरे को तो और चाहिए। ये इस तरह का माहौल पंजाब नहीं चाहता। तो ये वॉयलेंस भड़काने वाला जो वातावरण कांग्रेस और खास करके आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे हैं, इस विषय को लिया है और उसमें भगवंत मान जिन्होंने डले मारने पत्थर मारने की बात कही है उनके संज्ञान में लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पे एक्शन लेगी। हमारा जो फोकस था वो ये फोकस था कि किसी भी तरीके की गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल जो अगर रूलिंग पार्टी करती है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से वो एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात हमने जो है की है कि कोई भी ऐसी स्कीम और कोई भी ऐसा प्रलोभन सरकार जो सत्ता में है और जो पार्टीज हैं वो लोगों को ना दें। पंजाब में नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है। पहले दिन नामांकन की रफ्तार सुस्त रही और सिर्फ 5 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। 18 जनवरी तक पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए नामांकन भरे जाएंगे, जबकि 19 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के सामने इस बार आम आदमी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने गृह क्षेत्र लंबी से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक चुके हैं। वो पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने अकाली सरकार में हुए कामों का जिक्र किया और अपने विकास के कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे। और आइए अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है। हालांकि पहले दिन नामांकन पत्र लेने वालों की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन चुनाव आयोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें काफी गहमा गहमी देखी जाएगी। प्रदेश की सभी 40 सीटों के लिए 18 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। गोवा के जिला मुख्यालयों में आज नामांकन पत्र लेने का काम शुरू हो गया। ज्यादातर उम्मीदवार आज सिर्फ नामांकन पर्चे लेने आए, लेकिन भरकर जमा नहीं किया। चुनाव अधिकारियों का मानना है कि 2-4 दिनों में नामांकन पत्र भरने की रफ्तार तेज होगी। Nomination process already started since I am arrow from Nuwe and Veri constituencies. 6 nomination forms has been taken from the Nuwe constituency and 2 forms has been collected from the Veri constituency. Nobody has come back to file a nomination yet. आम आदमी पार्टी के 2 लोग लेके गए हैं और मारगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का लेके गया है
और मारगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का भी लेके गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार आज चुनाव आयोग के दफ्तर से नामांकन पत्र लेकर गए। पीठासीन अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद है और हर केंद्र पर उम्मीदवारों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। Today is the first day for acceptance of nominations for general elections 2017 in South Goa district and in Goa also. We have 14 returning officers who will be looking after the 21 assembly constituencies in South Goa. गोवा की सभी 40 सीटों के लिए 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं, जबकि 19 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 5 राज्यों में सबसे पहले 4 फरवरी को गोवा और पंजाब में मतदान है। संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, गोवा। और आइए गोवा चलते हैं सीधा। हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शुरान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रवींद्र, नामांकन भरने की शुरुआत हो गई, लेकिन गहमा गहमी वो सरगर्मियां उतनी नजर नहीं आ रही हैं गोवा में। जी देखिए प्रीति, जल्द ही गहमा गहमी देखने को यहाँ मिलेगी, क्योंकि अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने गोवा विधानसभा के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें मांद्रम से सिटिंग चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत परेशकर का नाम एक बार दोबारा से आया है और कांग्रेस की लिस्ट भी यहाँ पे माना जा रहा है कि 1-2 दिन में आने वाली है। आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे एक नए फ्रंट बन के उभरा है और एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनने की कोशिश कर रही है, उन्होंने अपनी तमाम 40 सीटों की और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी है। तो यहाँ पे जिन मुख्तलिफ मुद्दों को ध्यान में रख के तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं, उनमें अगर हम लोग बात करें तो एक विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे मिलना चाहिए। कुछ कसिनो कल्चर यहाँ पे लगातार बढ़ गया है, टूरिज्म जो है उस पर क्या असर है, और एक भाषा जो है, भाषा भी एक यहाँ अहम मुद्दा बनता जा रहा है कि किस तरीके से जो अलग अलग कोंकणी मराठी भाषा जो बोली जा रही है। और राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले हम लोग समीकरण देखते थे, उससे थोड़ा सा अलग समीकरण इस बार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जब से मैदान में कूदी है तो वो किस तरीके से अपना जनाधार जनता के बीच दिखा पाएगी, या फिर किसके साथ आम आदमी पार्टी जो है वो किसका वोट काटेगी, या अपनी स्वयं इस पोजीशन में होगी कि सरकार बना पाए। जो परंपरागत तौर पे हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जो पूर्व में जब गोवा और दमन दीव एक स्टेट होते थे, एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उनकी ताकत घटती गई है वो लगातार 3 या 4 सीट तक सिमट गई है। लेकिन जब भी वो 3-4 सीट पर सिमटी है, लेकिन बावजूद उसके लगातार सत्ता में बनी रहने की वो कोशिश करते हैं। चुनाव के बाद अलायंस में वो लोग लगातार भागीदारी करते रहे हैं, जिसकी वजह से मंत्री पद उन लोगों को मिलता रहा है। तो इस बार अपॉर्चुनिस्ट किस तरीके से लोग किनको मौका देते हैं, या अपॉर्चुनिस्टम या इस तरह की जो राजनीति है उसको स्वीकार गोवा की जनता करेगी कि नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। आप ये और जहां तक टिकटों की घोषणा की बात है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो है गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। आज भी नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ रैलियां यहाँ पर प्लान की जा रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी जो है आने वाले वक्त में रैली को संबोधित करेंगे। 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो भी आए थे। तो धीरे धीरे गहमा गहमी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। रवींद्र, आप वहाँ अब गोवा में दौरा कर रहे हैं, बताइए फिलहाल नोटबंदी मुद्दा नजर आ रहा है क्या गोवा में? जी देखिए, नोटबंदी का जहां तक सवाल है, क्योंकि जो कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं या हमने जब लोकल लोगों से बात की है, तो उन लोगों का कहना है कि कुछ जो है जिस तरीके से उनके पिछले साल के मुकाबले में इस बार जो आय घटी है, उसका कारण ये माना जा रहा है कि नोटबंदी है। खासतौर पे क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ा एक क्षेत्र है यहाँ पे जिससे आय होती है यहाँ के लोगों की, तो उसमें जो नोटबंदी का असर देखा जा रहा है। लेकिन उसके आंकड़े जो है सही मायने में अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उसका असर तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है। खासतौर पे जो टैक्सी चलाते हैं या टूरिज्म पे जो लोग डिपेंड करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उनके आय पिछले साल के मुकाबले में घटी है, लेकिन उसके सही आंकड़े क्या हैं इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार इसको यहाँ पर मुद्दा बना रही है कि जिस तरीके से टूरिस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है और टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अहम आय का स्रोत है, उस पर जिस तरीके से यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के थ्रू प्रहार किया गया है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है, वो आने वाले चुनाव में कोई एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और शायद उसी के आधार पे जनता वोट डालेगी। ऐसी उम्मीद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, इस तमाम जानकारी को हम तक फिलहाल पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन सबके बीच गोवा में चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की सभी रैलियों पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नजर रखेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वो हर रैली पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग का जिम्मा उड़नदस्तों को दिया गया है, जो कि हर रैली पर
विशेष कैमरों के जरिए इसके विजुअल्स चुनाव आयोग तक पहुंचाएगा। यही नहीं, रैलियों के अलावा चुनाव आयोग हमेशा की तरह सभी पोलिंग स्टेशनों पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नजर रखेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले चुनावी रैलियों पर वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रखी जाती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इस बार हर रैली पर लाइव नजर रखी जाएगी। और चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें जारी हैं। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रहस्यमय तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। जनवेदना सम्मेलन के समापन भाषण में राहुल के इस बयान के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। वहीं बैठक में कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने के खिलाफ जमकर बोला और कांग्रेस को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अभी ठहरिए ठहरिए, सब होगा। उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीएसपी महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने लिखित शिकायत करते हुए चुनाव आयोग से साक्षी महाराज और मौर्य के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 16A के तहत कार्रवाई करने की गुजारिश की है। इससे पहले बीजेपी ने भी मायावती पर जाति और धर्म के आधार पर उम्मीदवार घोषित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। और आइए फिलहाल हम मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह, उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ किसानों के मसले, अपराध का मसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग हम माने वैसा ही बना हुआ है जैसे पिछले हर चुनाव में इस मसले की बात होती रही है। देखिए प्रीति, जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है तो ये 73 सीटें जो हैं ये पहले चरण में जहाँ मतदान होना है, मुख्य रूप से ऐसी सीटें हैं जहाँ जो है किसानों की समस्याएं मुख्य रूप से प्रधान हैं और विकास भी है और बढ़ता हुआ अपराध, बेरोजगारी, बंद होते उद्योग, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो वास्तव में पिछले कई सालों से लगातार कायम रहे हैं। और अखिलेश यादव भी जो पिछले बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी तो उसने वायदा किया था कि जो गन्ना किसानों की समस्या है वो हल होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो स्थितियाँ खराब हुई हैं और नोटबंदी ने खासतौर पर ग्रामीण समाज पर ज़्यादा असर डाला है। तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के कुछ पुराने मुद्दे हैं और कुछ नए मुद्दे हैं जो नोटबंदी से जन्य हैं और एक खेती बाड़ी की प्रधानता वाला इलाका है खासतौर पर, और जो बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनकी अपनी एक ग्लोबल पहचान रही है, वो सब चरमराने लगे हैं नए हवा में। तो मुझे लगता है कि इस इलाके को एक नए सहारे की जरूरत है। प्रीति, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, अजय राय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। वाराणसी लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार रहे हैं। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वाराणसी में चुनावी समीकरण, पार्टी की चुनावी तैयारियों और चुनावी मुद्दों पर दिल्ली में उनसे बात की हमारे संवाददाता जैगम मुर्तजा ने। हम इनसे बात करेंगे यूपी में कांग्रेस के पर्सपेक्टिव पर और उनके इलेक्शन की तैयारियों पर। अजय राय जी, बनारस से आप विधायक हैं, पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, मुद्दे निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आए और जिस उन्होंने बनारस को क्वेटो बनाने की बात, बनारस को सुंदर बनाने की बात, बनारस को एकदम पूरी दुनिया से एक अलग शहर बसाने की बात बोला था, उस पर थोड़ा सा भी कोई भी प्रगति नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ। बनारस जैसे था उससे और ख़राब स्थिति में खड़ा है। जब पूर्वांचल में बेरोजगारी, पलायन और बुनकरों की समस्या, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे आपका क्या रुख है और कैसे इन्हें जो है आप सॉल्व आउट कर पाएंगे? या से नोटबंदी के बाद ये स्थिति हो गई कि लोग अपने परिवार को, घर को चला पाने में ही नहीं सफल हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ ईंट के भट्टे काफ़ी हैं, ब्रिकफील्ड्स हैं,
बंद हो चुके हैं, लगभग बंद हैं और बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि उनको लेबरों को पैसा देना होता है। बुनकरों का तो पूरा का पूरा बेहाल है। बुनकर उनकी जो साड़ियाँ जो बनकर तैयार हैं, जो बाहर उनकी जाती थी साउथ में, बाहर जो महाराष्ट्र जाती थी, सारी साड़ियों की डिमांड खत्म हो गई। तो आपको नहीं लगता कि टिकट डिक्लेयर करने में, कोalition की बात करने में, इन सब चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया? पहले से होते, पहले टिकट फाइनल हो गए होते तो पहले ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाते आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तैयारी पहले से चल रही है। ग्राउंड पे हमने अभी राहुल जी पूरे यूपी को भी उन्होंने महीनों समय दिया, 26-27 दिन पूरा यूपी को समय दिया किसान की कर्ज के माफ़ी के उस पर लगकर। हमारी ज़बरदस्त तैयारी है और चाहे कॉल्यूशन होगा तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी हमारे सब लोगों के लिए मजबूती के साथ हम लड़ेंगे चुनाव। तो ये थे अजय राय जो हमसे बात कर रहे थे यूपी इलेक्शन की तैयारियों पर। जैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आइए उत्तर प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का धुआंधार प्रचार हफ्तों पहले से जारी है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में वर्चुअल दुनिया में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर पार्टी ने सोशल मीडिया पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इस मुहिम में लगा दिया है और फेसबुक, ट्विटर से लेकर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का वॉर रूम इन दिनों सोशल मीडिया की हलचलों से पटा है। मामला किसी दूर दराज की सीट का हो या फिर शहरी इलाकों का, पार्टियों के संदेश देहरादून में बैठे बैठे भेजे जा रहे हैं। यह है प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय। चुनावी मौसम में इन दिनों सैकड़ों नौजवान फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हम लोग विधानसभा ब्लॉक स्तर तक हम लोगों ने अपनी टीमों का गठन कर लिया है और जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, हमारा फोकस मेन हमारी उपलब्धियों की तरफ है। जिस प्रकार भाजपा का रुझान केवल और केवल दुष्प्रचार पे है, ये भी करना है कि जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनका उनकी भाषा में उन जवाब दिया जा सके और वो हम जवाब दे रहे हैं और हमारी टीमें सक्षम है इस बात का काम करने के लिए। यही तस्वीर बीजेपी दफ्तर में भी देखने को मिलती है। हर तरफ एक ही नजारा है। बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और कामकाज को सोशल मीडिया पर पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान छेड़े हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन चलाने के लिए बहुत तीव्रता से और बहुत प्रखरता से काम कर रही है। और हमारा जो आईटी प्रकोष्ठ है और जो आईटी का मीडिया हमारा सेल है, वो हर विधानसभा वार हमने जिम्मेवारी दी है। हर विधानसभा में हमने मीडिया प्रकोष्ठ बनाया है, उसमें आईटी सेल अलग से बनाया गया है। असल में पिछले कुछ चुनावों से सोशल मीडिया की ताकत का कुछ राजनीतिक पार्टियों ने काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि उत्तराखंड चुनाव में इस बार आईटी सेल अहम भूमिका में है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का चुनाव नतीजों पर गहरा असर होने वाला है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी सारी ताकत सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार में झोंक दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में पार्टियां कामयाब होती हैं या नहीं। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते। नवविक्रम, आपने रिपोर्ट भेजी और जाहिर बात है मीडिया सेल, आईटी सेल अलग बनते हैं चुनाव के दौरान और जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़े स्तर पर काम करते हैं। क्या नजर आ रहा है उत्तराखंड में अभी तक? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है आईटी सेल के जरिए या फिर कोई एक्शन प्लान, कोई रूपरेखा उत्तराखंड के लोगों के लिए तैयार की जा रही है? प्रीति, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें, जैसा कि हमने पिछले चुनावों में भी देखा है कि जो चुनाव प्रचार का ट्रेंड है वो लगातार बदलता जा रहा है और इस चुनाव में अगर बात करें तो ये ट्रेंड लगभग पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे कि पहले जो चौक चौराहे होते थे पूरी तरीके से पोस्टर, बैनर पोस्टर से पटे रहते थे, लेकिन अब वो दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा। और सोशल मीडिया पर बैनर, पोस्टर, आरोप प्रत्यारोप, सरकार की तैयारियां या सरकार ने जो कामकाज किए हैं वो पूरी तरीके से पटा पड़ा है। और अगर पार्टियों के आईटी सेल की बात करें तो विधानसभा वार और ब्लॉक तक अपनी पहुंच बनाने की पार्टियों ने कोशिश की है। जहां एक ओर बीजेपी
मोदी सरकार की नोटबंदी के फायदे गिनाने में जुटी है। वहीं यहाँ कांग्रेस हरीश रावत सरकार के जो कई योजनाएं हैं, इंदिरा अम्मा कैंटीन है या फिर जो इनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचा रही है और साथ ही साथ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार प्रचार अब IT सेल के जरिए अलग अलग पार्टियों का जोरों पर है। आइए अब बात करते हैं मणिपुर की। नगा यूनाइटेड काउंसिल ने नगा से इम्फाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है। ये लोग सरकार के 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहे हैं। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नगा बहुल इलाकों से होता हुआ ये रास्ता राजधानी इम्फाल तक जाता है। यहाँ आपको सिर्फ निजी वाहन ही आते जाते दिखाई देंगे। दरअसल यूनाइटेड नगा काउंसिल ने इस रास्ते पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है। इस वजह से कमर्शियल गाड़ियों को इम्फाल में जाने पर पाबंदी लगी हुई है। साथ ही किसी भी तरह के निर्माण पर भी रोक लगाई गई है। No district should be created. This is the reason why the present imposition of economic blockade, including banning the construction of Trans-Asian Railways and national progress projects in Naga areas is going on. नगा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध का ये नया तरीका अपनाया है। ये लोग सरकार के 7 नए जिले बनाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार पर लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया जा रहा है। नगा नेताओं ने मौजूदा हालात के लिए मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह को जिम्मेदार बताया है। That 7 new district being declared by the government of Manipur is rejected because we can't further allow bifurcation of our ancestral homeland. And again, it was also created secretly without consulting the Naga people. नगा समुदाय के लोगों का कहना है कि नए जिले बनाने का फैसला उनसे पूछे बिना लिया गया। ये फैसला उस समझौते का उल्लंघन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनके साथ किया था। नगा काउंसिल ने 1 नवंबर 2016 से राजमार्ग संख्या 2 और 37 पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है। नगा लोग इसे अपने साथ विश्वासघात मान रहे हैं और वे निश्चित तौर पे इबोबी सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब देखना यह है कि इबोबी सिंह किस कुटिलता से कुछ नगा लोगों को अपने साथ रख पाने में सफल होते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के सेनापति से अखिलेश सुमन।